हेलो क्लास, दिस इज आदित्य जोशी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर एंटायर एनसीईआरटी से। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करके हम पूरे चैप्टर को कवर कर देते हैं। आज हम आ गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। ठीक है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ये हमें पता है, अंडे नहीं देते हम, तो हम विविपेरस है, ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, यंग वंस को पैदा करते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट इंक्लूड क्या क्या है? एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होता है। स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। ये सब होता है जिससे फॉर्मेशन ऑफ जायगोट हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, जिसको हम कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद क्या होगा? गैमीट बनने के बाद क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेट करेंगे मतलब हम गैमीट्स को, मेल गैमीट्स को फीमेल ट्रैक के अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और लास्ट में क्या होगा? यूटेराइन वॉल में अटैचमेंट हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसे जेस्टेशन कहते हैं। इसके बाद होगा जेस्टेशन। और लास्ट में क्या होगा? पार्चुरेशन। अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठेगा जो कि होगा सीक्वेंस का, कि बताओ अरेंज दिस इन द सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस पूछ लेंगे यहां से। तो करेक्ट सीक्वेंस पता होने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस। पहले क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस सबसे पहले हो गया, ठीक है, तुम्हें हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस। सेकेंड नंबर पे क्या होगा? इंसेमिनेशन। थर्ड नंबर पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फोर्थ नंबर पे क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन। फिफ्थ नंबर पे ब्लास्टोसिस्ट। सिक्स नंबर पे इम्प्लांटेशन। सेवेंथ नंबर पे जेस्टेशन। तो अगर तुमसे पूछे कि मेन वर्ड्स क्या हैं, तो पहले गैमीटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद होगा इंसेमिनेशन। ठीक है। उसके बाद होगा जायगोट। उसके बाद यहां पे एक वर्ड आया इम्प्लांटेशन। एंड लास्ट में आया जेस्टेशन। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेस्टेशन पहले तो नहीं है इम्प्लांटेशन के। नहीं, गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, जायगोट, इम्प्लांटेशन एंड जेस्टेशन। अब और आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, हमारे पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और आगे चलते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, एक स्क्रोटम नेम का पाउच होता है, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। स्क्रोटम का यूज क्या है? लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो रखने में हेल्प करता है। ठीक है, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से इतना कम रखता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए जरूरी है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस ओवल शेप्ड होती है। टेस्टिस का शेप क्या है? ओवल शेप है। ठीक है, विद लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, और अगर विड्थ की बात करूं तो 2 to 3 सेंटीमीटर की विड्थ है। ठीक है, टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, एक डेंस कवरिंग उसके ऊपर होती है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हर एक टेस्टिस में। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं? इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, और आगे चलो। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल में, ईच लोब्यूल हैज 1 to 3, ठीक है, ईच लोब्यूल हैज कितना? 1 से 3
हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और आगे चलते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, इनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, एक है मेल जर्म सेल जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक होता है सर्टोली सेल। ये दो टाइप के सेल होते हैं। ये PYQ भी रह चुका है तुम्हारा। ठीक है, और आगे चलो, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। मियोटिक डिवीजन अंडर को कौन करेगा? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन अंडर को करते हैं। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? न्यूट्रिशन का। सर्टोली सेल्स अगर कोई पूछ ले क्या काम करते हैं, तो क्या काम करेंगे वो? न्यूट्रिशन का काम करते हैं। ठीक है, region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cell और Leydig cell। तो interstitial space जो है उसमें क्या होती है? small blood vessel होती है। ठीक है, small blood vessel होती है, और दूसरी चीज क्या होती है? Leydig cells होते हैं। Leydig cells होते हैं। Leydig cells को interstitial cells भी बोला जाता है। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgen। लेडिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट, ऐसे सेल्स जिनके हाथ में है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस देना, ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। ये याद रखना, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ये बहुत एसेंशियल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, ये पूरे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल नहीं है, एसेसरी है। ठीक है, तो ये क्या है? एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स हमें कितने पता है? 4। कौन कौन से? सबसे पहले रेट टेस्टिस, फिर है वासा इफ्रेंशिया, फिर है एपिडाइडमस, और फिर है वासा डिफरेंशिया। ये इसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखनी है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। The seminiferous tubule of testis open into vasa efferentia। तो seminiferous tubule किस में ओपन होता है? वासा इफ्रेंशिया थ्रू रेट टेस्टिस। मतलब seminiferous tubule, रेट टेस्टिस, फिर आता है वासा इफ्रेंशिया। तो seminiferous tubule, फिर आता है रेट टेस्टिस, फिर आता है वासा इफ्रेंशिया। The vasa efferentia have testis, leave the testis and open into epididymis। तो वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को लीव करते हैं, उससे बाहर जाते हैं, एंड एपिडाइडमिस में ओपन हो जाते हैं। लोकेटेड अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। टेस्टिस की पीछे की सरफेस में होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस में होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पहली चीज है सीक्वेंस। सीक्वेंस तुमसे पूछ लेंगे कि भाई कैसे सीक्वेंस में स्पर्म लीव करता है। दूसरी चीज पोजीशन पूछ लेंगे, पोजीशन पूछ लेंगे। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, सीक्वेंस एंड पोजीशन। तो पोस्टीरियर सरफेस में होता है। ठीक है, एपिडाइडमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट डिसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जाती है। विच ऑर्गन, विच पाइप लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और तुम्हें एग्जाम ऑप्शंस में दिया होगा वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया या फिर रेट टेस्टिस। तो वासा डिफरेंस जो है, वेस्ट डिफरेंस जो है, वो इसके ऊपर से होता है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट भी इस पे आके जुड़ जाता है। ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। यूरिथ्रा में ओपन कैसे करता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट की तरह करता है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं किनको? स्पर्म्स को। फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। टेस्टिस से बाहर की तरफ थ्रू यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मीटस। अब आओ पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। ऊपर वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो एक डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें यूरेटर दिख रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल दिख रहा है, पोजीशन देख लो, ये जो छोटा सा ऑर्गन है ये सेमाइनल वेसिकल। फिर यूरिनरी ब्लैडर तुम्हें दिख जा रहा है, वास्ट डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है। वास्ट डिफरेंस के हमने एक लाइन पढ़ी थी, लूप्स ओवर
लूप्स ओवर लिखा हुआ था, है ना, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, तो ऊपर से जा रहा है ना, तो इसने लूप ओवर लिखा था, ठीक है। प्रोस्टेट तुम्हें यहाँ दिख गया। प्रोस्टेट के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बना के भी तुम्हें दिखाई थी कि 50 से ज्यादा की एज हो जाती है मेल्स में तो 50% पे एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है, 80 से ज्यादा की एज हो जाती है तो 90% ऑफ लोगों में एनलार्ज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये मैंने तुम्हें बताया था एक शॉर्ट्स में, ठीक है। प्रोस्टेट दिख गया, पेनिस दिख गया, यूरिथ्रा दिख रहा है, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस ऊपर वाली चीज को कहेंगे, फोरस्किन जो उसे कवर करके रखेगी, टेस्टिस स्क्रोटम दिख रहा है, एनस दिख रहा है, रेक्टम याद रखो कहां पे, एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट तुम्हें दिख रही है। अब आते हैं दूसरे डायग्राम में, यहाँ पे भी ब्लैडर दिख गया, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैडर दिख रहा है, सेमाइनल वेसिकल दिख रहे हैं, ब्लैडर दिख रहा है, सेमाइनल वेसिकल दिख रहे हैं, बल्बोरीथ्रल ग्लैंड, ये सारे यूज क्या क्या होगा इनका हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों का यूज आगे पढ़ोगे तुम। लेकिन बल्बोरीथ्रल ग्लैंड बेसिकली किसके लिए यूज होता है, सब कुछ स्मूथ कर लेने के लिए, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए बल्बोरीथ्रल ग्लैंड यूज होता है, ठीक है। प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडाइडेमिस, ठीक है, वास इफ्रेंशिया, रेट टेस्टिस तुम्हें दिख रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फोरस्किन, टेस्टिस तुम्हें दिख रहे हैं, ग्लांस पेनिस यहाँ भी दिख गया। अब आते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ सेकंड पेज में जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये डायग्राम भी तुम देखो, इसकी लेबलिंग खासकर देख लो। इंटरस्टिशियल सेल तुम्हें दिख रहे हैं, इंटरस्टिशियल में तुम्हें बताया गया था लेडिक सेल्स के बारे में, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया तुम्हें दिख रहा है, स्पर्मेटोजोआ तुम्हें दिख रहे हैं, और सर्टोली सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या था, न्यूट्रिशन का काम था, सर्टोली सेल्स का न्यूट्रिशन, लेडिक सेल्स का एंड्रोजन रिलीज करने के लिए काम था, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी वाले पोर्शन में दोबारा। पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इरेक्शन होगा उसके बाद ही इंसेमिनेशन हो सकता है, तो उसके लिए उसके पास स्पेशल टिश्यू होते हैं। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस को कहते हैं ग्लांस पेनिस, कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोरस्किन, ठीक है, फोरस्किन से कवर्ड रहता है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें तो वहां पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल हो गए, प्रोस्टेट हो गया, और पेयर्ड बल्बोरीथ्रल ग्लैंड हो गए। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूएंट सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में पूछा जाए, सेमाइनल प्लाज्मा, तो इसमें 3 ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट्स बना के मिल के सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। पहला क्या है, वेसिकल, दूसरा क्या है, प्रोस्टेट, और तीसरा क्या है, बल्बोरीथ्रल, बल्बोरीथ्रल, ठीक है, ये 3 हैं जो मिलके बनाते हैं। अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, ये तुम्हारा पीवाईक्यू रह चुका है, यहां से क्वेश्चन उठ के पूछे गए थे, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है कि सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो किस चीज में रिच होता है, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा किस चीज में रिच होता है, रिच इन, तो 3 चीजें यहां दी है, फ्रुक्टोज, दूसरा क्या दिया है, कैल्शियम, और तीसरा क्या दिया है, सर्टेन एंजाइम्स। ये तुम्हारा पीवाईक्यू रह चुका है कि क्या क्या चीजों में रिच होता है सेमाइनल प्लाज्मा, तो इसलिए तुम याद रखो, ठीक है। और आगे चलते हैं, सिक्रीशन ऑफ बल्बोरीथ्रल ग्लैंड क्या करेंगे, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करेंगे। बल्बोरीथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं ताकि फ्रिक्शन खत्म हो जाए। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल की बात करते हैं। अब यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती है अलोंग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, 2 ओवरी 2 ओविडक्ट हो गए, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगेन कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में। These part of system along with pair of mammary glands integrated structurally, तो mammary glands भी इन चीजों के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। YouTube में हर एक चैप्टर तुम्हें एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और जो जो मार्किंग मैं करूंगा वो अपने टेलीग्राम चैनल में तुम लोगों को दे दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तुम बस चैप्टर पे फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहो, सुनते रहोगे तो सब कुछ याद होते रहेगा, ठीक है। फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, तो मेमोरी ग्लैंड्स भी एक अच्छा इंटीग्रल पार्ट है फीमेल बॉडी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट,
तो ओवरीज क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट को। फीमेल गैमीट क्या है? ओवम। ठीक है। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जिनका नेचर कैसा है? स्टेरॉइडल नेचर है, ये भी फॉर्म होते हैं। इनको क्या कहेंगे? ओवेरियन हार्मोन, क्योंकि कौन फॉर्म कर रहा है? ओवरीज फॉर्म कर रही है। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। कहां पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, यहां से ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन बनेगा। ओवरी कहां पाई जाती है? तो लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, याद रखना, लोअर एब्डोमेन। तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं पेल्विस रीजन से, तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं किडनी के आसपास से, एक वर्ड याद रखो, लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, यूट्रस बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। कैसा एपिथीलियम? थिन एपिथीलियम। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। अब ये भी याद रखो, स्ट्रोमा 2 पार्ट से डिवाइडेड होता है, स्ट्रोमा 2 पार्ट से डिवाइडेड होता है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेड्यूला, पेरिफेरी कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब ये डायग्राम को ढंग से देखो, यहां तुम्हें यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस हो सकता है ये सब तुमसे पूछ ले, मार्क द फॉलोइंग्स, मार्क द फॉलोइंग डायग्राम या मैच द फॉलोइंग, मैच भी पूछ सकते हैं, तो यहां तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा। वेजाइना दिख रहा है, सर्विक्स दिख रहा है, याद रखो सर्विक्स ऊपर होता है, वेजाइना बाहर की तरफ होता है, वेजाइना ट्यूब है, सर्विक्स वेजाइना के एंड में से चालू होता है, सर्विक्स के बाद ही यूट्रस चालू होगा। तो यूट्रस, यूट्रस के बाद क्या है? ये यूट्रस, उसके बाद है सर्विक्स, उसके बाद है वेजाइना। ठीक है, रेक्टम पीछे दिख गया तुम्हें, यहाँ वेजाइनल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस का मतलब होता है छेद, ऑरिफाइस का मतलब क्या होता है? छेद होता है। ठीक है, वेजाइनल ऑरिफाइस तुम्हें दिख गया। अब यहां पे तुम्हें दिख रहा है लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा। लेबियम, लेबियम तुमने और कहां पढ़ा है? लेबियम तुमने कॉकरोच में पढ़ा है, कॉकरोच के मुंह के क्रॉस सेक्शन के समय तुम्हें लेबियम पढ़ा है। ठीक है, लेबियम मतलब होता है लिप्स। क्लिटोरिस तुम्हें दिख रहा है, क्लिटोरिस रूडिमेंट्री मेल पार्ट की तरह भी कहा जाता है। यूरिथ्रा दिख रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा है एंड यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है। और आगे चलते हैं, ओविडक्ट्स की बात करते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब्स कहलाती है। यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूएंट फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो फीमेल एसेसरी, फीमेल एसेसरी डक्ट्स क्या क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट्स क्या है? पहला तो क्या है? ओविडक्ट्स, दूसरा यूट्रस, तीसरा वेजाइना। तो यहां 3 है, 3 कौन से? पहला हो गया ओविडक्ट, ओविडक्ट को क्या कहते हो? फेलोपियन ट्यूब। दूसरा हो गया यूटेरस, दूसरा क्या हो गया? यूटेरस। तीसरा क्या हो गया? वेजाइना, तीसरा क्या हो गया? वेजाइना। ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। ईच फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ईच फेलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस, यूट्रस तक जाती है। पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम होता है ओवरी के पास वाला पार्ट। एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, फिम्ब्रे दे रखा है, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं ओवम को। इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ओविडक्ट एम्पुला। इनफंडिबुलम किसको लीड करेगा? एम्पुला को लीड करेगा। एम्पुला के बाद होता है इस्थेमस। तो 3 पार्ट तुम्हें पता चल गए, इनफिंडिलम, एम्पुला, इस्थेमस, ये 3 मिलके बनाएंगे फेलोपियन ट्यूब। ओवरी तुम्हें यहाँ दिख गई डायग्राम में, सर्विक्स दिख रहा है, सर्वाइकल कैनाल दिख रही है, वेजाइना दिख रहा है। याद रखो वेजाइना सबसे नीचे, उसके ऊपर सर्विक्स, ठीक है, उसके ऊपर होता है यूट्रस। अब यूट्रस की 3 लेयर्स यहाँ दिख रही है, एंडोमीट्रियम सबसे अंदर, मायोमीट्रियम बीच वाली, पेरीमीट्रियम बाहर वाली। इन तीनों का फंक्शन भी तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा। यूट्राइन कैविटी दिख रही है, यूट्राइन फंडस दिख रहा है। फंडस से याद रखो, फंडस से याद रखो, फंडस यूजुअली ऊपर वाली चीज होती है, जैसे तुमने पेट में भी पढ़ा है, जैसे तुमने पेट में भी पढ़ा है। अब सबसे ऊपर आके देख लेते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर आके देखो, पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, एम्पुला में आके इनफंडिबुलम जुड़ रहा था। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट की बात करें, इस्थमस हैज नैरो ल्यूमेन जॉइंट्स द यूट्रस। इस्थमस का ल्यूमेन नैरो होता है, यूट्रस को जॉइन कर देता है, ठीक है, इस्थमस का ल्यूमेन नैरो होता है,
और उसको ज्वाइन कर देता है। और आगे चलते हैं। यूट्रस इज सिंगल एंड इज कॉल्ड वूम्ब। यूट्रस कितना होता है? एक ही होता है। यूट्रस को क्या कहते हैं? वूम्ब कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है यूट्रस का। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। अटैच टू पेल्विस वॉल, कैसे अटैच्ड है? पेल्विस वॉल से। ये डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। इन्वर्टेड पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा लिगामेंट से जुड़ा होता है। तीसरा पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं। यूट्रस और वेजाइना के बीच में सर्विक्स आएगा। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। कैविटी को क्या कहेंगे? सर्वाइकल कैनाल। विच along with vagina forms birth canal। वेजाइना के साथ सर्विक्स की सर्वाइकल कैनाल मिलके बनाती है बर्थ कैनाल। क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। वॉल ऑफ यूट्रस में 3 लेयर होती है, थिन, एक्सटर्नल, मेम्ब्रेनस, पेरीमीट्रियम। तो पेरी क्या है? पेरीमीट्रियम की बात करूं सबसे पहले तो एक्सटर्नल है, दूसरी थिन है, पतली है, तीसरी मेम्ब्रेनस है। थिन है, पतली है, मेम्ब्रेनस है और एक्सटर्नल है। मिडल लेयर की बात करूं, मायो, मिडल वाले का नाम क्या है? मायो। मायो की बात करूं तो मायो क्या है? पहली बात मिडल, ठीक है। दूसरी बात थिक, थिक है भाई, बीच वाली थिक है। और तीसरी मस्क्यूलर है, स्मूथ मस्क्यूलर है, ठीक है। तो मायोमीट्रियम के लिए क्या है? मिडल, थिक, स्मूथ, मस्क्यूलर, मायोमीट्रियम। इनर की बात करें, इनर क्या थी? एंडो। इनर का नाम कैसे है? एंडो से। एंडो की 3 चीजों की बात करें तो पहली चीज क्या है? ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड से भरी पड़ी है। दूसरी इनर मोस्ट, सबसे अंदर की है, ठीक है, एंडोमीट्रियम। ये यूटेराइन कैविटी को लाइन करेगी, यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। तो तुम्हें पता चल गया 3 लेयर्स कौन सी है? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम सबसे अंदर है, एंडोमीट्रियम ग्लैंडुलर है, एंडोमीट्रियम यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। मायोमीट्रियम मिडल की है, मायोमीट्रियम थिक है और मायोमीट्रियम मस्कुलर है, स्मूथ मसल होती है। पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल है, पेरीमीट्रियम थिन है, पतली है, पेरीमीट्रियम मेम्ब्रेनस होती है। एंडोमीट्रियल अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस, तो यहाँ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं एंडोमीट्रियम में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। व्हाइल मायोमीट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। चाइल्ड बर्थ के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन दिखाएगा? मायोमीट्रियम। चाइल्ड बर्थ के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन दिखाएगा? मायोमीट्रियम। ये भी PYQ है लेकिन बहुत पहले पूछा गया था, बहुत पहले, ठीक है, 2000 के आसपास कभी कुछ पूछा गया था ये। और आगे चलते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ये सारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। क्या क्या? प्यूबिस, लैबिया, लैबिया 2 टाइप के हैं, मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है। मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो प्यूबिक हेयर के नीचे पाया जाता है फैटी टिश्यू। लैबिया मेजोरा की बात करें तो ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ऊपर है, वहां पे फ्लैशी टिश्यू था, वहां पे प्यूबिक हेयर था, वहां से साइड से नीचे जो आते हैं उनको कहते हैं लेबिया मेजोरा, सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। अब आते हैं लेबिया माइनोरा में। लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड है, मतलब 2 है, पेयर्ड है, फोल्ड है ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। हाइमेन पार्शियली कभी कभार कवर कर देता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को। यहां मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, अगर सेक्स के समय ब्लड निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं है। मतलब हाइमेन का ब्रेक होना वर्जिनिटी का कोई एक पुख्ता सबूत नहीं होता है। हाइमेन बहुत वजहों से ब्रेक हो सकता है, तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि भाई अगर सेक्स करते समय हाइमेन ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब वो वर्जिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्लिटोरिस की बात करते हैं। टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लिटोरिस ऊपर पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट अपर जंक्शन। मैंने बता दिया 2 लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो लेबिया मेजोरा के अंदर था वो ऊपर जाके जहां मिलते हैं वहां पे पाया जाता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस फिंगर लाइक होता है। कैसा होता है क्लिटोरिस? फिंगर लाइक। किनके जंक्शन में पाया जाता है? लेबिया माइनोरा के जंक्शन में, ठीक है। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है।
कहाँ होते हैं क्लिटोरिस? यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर। अब यूजुअली इन चीजों से सवाल नहीं उठता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। पीवाईक्यू कहाँ से उठ रहा था? पीवाईक्यू उठ रहा था मायोमीट्रियल लेयर क्या काम करती है, एंडोमीट्रियल लेयर क्या काम करती है, स्ट्रक्चर इनका कैसा है। इस पैरा से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं उठे, लेकिन हो सकता है तुम्हें डायग्रामेटिक क्वेश्चन दे दिया जाए मैच द फॉलोइंग के तरीके से, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। अब यहाँ लिखा है हाइमन ब्रेक हो सकता है, सडन फॉल, जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन वगैरह से, तो इसलिए स्पोर्ट्स की वजह से भी ब्रेक हो सकता है। तो ये मैंने बता दिया। इसकी तुम ये नहीं कह सकते कि हाइमन ब्रेक नहीं हुआ या हो गया तो मतलब वर्जिनिया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार लेबलिंग पूछी जा सकती है। देखो ये सारे जो तुम्हें दिख रहा है ना, लोब, एल्वेलस डक्ट, एम्पुलर डक्ट, इन सब की सीक्वेंस हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे पॉज करके तुम अच्छे से देख लो। यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल दिख रही है। जब तुम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आओगे, वहां तुम पढ़ोगे एनाटमी। एनाटमी के समय तुम पढ़ोगे पेक्टोरालिस मेजर मसल, इसके साथ पेक्टोरालिस माइनर भी होती है, छाती की मसल होती है। पेक मतलब छाती, पेक मतलब छाती। चलो मैं डेविएट नहीं होना चाह रहा टॉपिक से, लेकिन मैं एनाटॉमी पढ़ाता हूँ ना भाई, बहुत मजा आता है एनाटॉमी पढ़ने में। तुम एमबीबीएस में घुसोगे ना, एनाटॉमी से डरना मत, एनाटॉमी से प्यार करना भाई, बहुत बहुत मजेदार चीज है एनाटॉमी। मतलब क्लैविकल, ये ब्यूटी बोन होती है ना क्लैविकल, तो तुम्हें बताएंगे क्लैविकल से क्या क्या चीजें जुड़ी होती है, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, टेरेस मेजर, टेरेस में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, तो कैसे क्या होता है वो सब तुम्हें बताया जाएगा, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। कभी तुम्हें चलो एनाटॉमी भी पढ़ाऊंगा यूट्यूब में, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ भाई एनाटॉमी में मजा आ जाएगा। पर अब ये चैप्टर करते हैं यार, है ना, सबसे पहले ये चैप्टर खत्म करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है तो फीमेल मैमल्स की वो कैरेक्टरिस्टिक है। मैमल्स अपने बच्चों को खाना वाना खिलाते हैं, पैदा होने के बाद दूध पिलाते हैं। और मैमल्स क्या काम करते हैं? बॉडी हेयर होता है मैमल्स के पास, एक्सटर्नल पिना होता है, पिना, है ना। तो ये सारी चीजें, इसकी वजह से तुम बता सकते हो कि भाई ये मैमल है या मैमल नहीं है। और आगे चलो, मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, दो होते हैं, ब्रेस्ट that contain glandular tissue, glandular tissue होता है, and variable amount of fat होता है, amount of fat vary कर सकता है। glandular tissue of each breast divided into 15 to 20 memory lobes, ये पूछा जा सकता है। lobes कितने होते हैं? 15 से 20। कितने लोब होते हैं? 15 से 20। सुनते रहो, सुनते रहो, यहाँ देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, बस सुनते रहो। मेमोरी लोब 15 से 20, 15 to 20, containing cluster of cells called alveoli। लोब्स के अंदर क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, उनको क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ एल्वियोली सिक्रीट मिल्क, तो तुमसे अगर पूछे कि मिल्क सिक्रीट कौन करता है, तो मिल्क सिक्रीट एल्वियोली करते हैं, एल्वियोली सिक्रीट्स मिल्क, ठीक है। विच इज स्टोर्ड इन कैविटीज, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। कैविटी को क्या कहेंगे? कैविटी को कहेंगे ल्यूमेन, तो ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली में मिल्क सिक्रीट होके स्टोर होने लग जाता है। एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, एल्वियोली के बाद आता है मेमोरी ट्यूब्यूल। एल्वियोली के बाद क्या आएगा? एल्वियोली के बाद आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल के बाद आएगा डक्ट, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, डक्ट के बाद आएगा एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, इसके बाद आएगा लैक्टिफेरस डक्ट। ये चीज जो है पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है। तुमसे सीक्वेंस पूछेंगे, मिल्क कहां से प्रोड्यूस हुआ, कहां को जाएगा, ढंग से सुनते रहो, ढंग से सुनते रहो। देखो मिल्क कहां से प्रोड्यूस हुआ, कहां को जाएगा, ये सीक्वेंस तुमसे पूछेंगे, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2020-21 में पीवाईक्यू आया था। तो तुम्हें याद रखना है, यहां पे तुम्हें बता दिया कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड, ये तुम्हें समझ आ गया। आगे चले तो यहाँ ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये हमें समझ आ गया। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है, ये समझ आ गया। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट की बात की है, वो 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? मेमोरी लोब में। अब मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, उन क्लस्टर ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? एल्वियोली। तो एल्वियोली क्या करते हैं? एल्वियोली मिल्क सिक्रीट करते हैं, एल्वियोली मिल्क सिक्रीट करते हैं। लेकिन तुमसे जो सवाल पूछेंगे वो ये नहीं पूछेंगे, तुमसे सवाल पूछेंगे डक्ट, एम्प्यूला, इन सब की सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के बाद आएगा डक्ट, डक्ट के बाद आएगा एम्प्यूला, और लास्ट में आएगा लैक्टिफेरस डक्ट,
लास्ट में आएगा लैक्टिफेरस डक्ट जिससे मिल्क बाहर आ जाता है। ये सीक्वेंस याद रखना। अब आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस में। तो गैमेटोजेनेसिस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें पता है। गैमीट क्या होते हैं? स्पर्म और ओवन गैमीट होते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में क्या होता है? इमैच्योर मेल जर्म प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन सेंस है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। तो अगर कोई पूछे स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, तो प्यूबर्टी के समय होता है। स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अंदर की वॉल की तरफ प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन से। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? माइटोटिक डिवीजन से। इंक्रीज हो जाता है इनका नंबर इस वजह से। अब क्या होता है? ईच स्पर्मेटोगोनियम, मतलब हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड। ये कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम, क्योंकि डिप्लॉइड है, कॉमन सेंस है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनमें से कुछ को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या करते हैं? पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, पीरियोडिकली मियोसिस अंडरगो करते हैं। अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है, इसको कंप्लीट करने के बाद 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाता है, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद कितने सेल बनाएगा? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिन्हें कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 इक्वल लिखा है, 4 नहीं लिखा है, 2 लिखा है। 2 यहां से सवाल उठेगा। 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। क्यों? क्योंकि मियोसिस से बना था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। मतलब कितने बना देगा अब ये? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बना देगा। स्पर्मेटिड कौन बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी बनाता है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स, बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये एक पीवाईक्यू रह चुका है, ये एक पीवाईक्यू रह चुका है कि स्पर्मेटिड्स को ट्रांसफॉर्म करना है स्पर्मेटोजोआ में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज मत हो जाना, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मिएशन। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, और एक होता है स्पर्मिएशन। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अभी हम देखते हैं। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। स्पर्म्स का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में घुसा पड़ा रहता है, एम्बेडेड, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन लास्ट का प्रोसेस होता है। स्पर्मिएशन से एम्बेडेड स्पर्मेटोजोआ अलग होते हैं, दैट्स इट, वो फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाता है प्यूबर्टी के समय, उसकी वजह से ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन दिस इफ यू रिकॉल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से आता है। ये 11th के केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट एंटीरियर प्यूबर्टी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्लैंड काम करेगा। तो GnRH का लेवल बढ़ेगा, ये कहाँ एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर मतलब आगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में करेगा। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन। 2 गोनाडोट्रोपिन GnRH की वजह से सिक्रीट होते हैं। देखो GnRH कहाँ सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। वहां से जाके वो किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करने के बाद वहां से 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीज होते हैं। वो कौन से हैं? पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और दूसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH
FSH, ये दो सीक्रेट होते हैं। LH एक्ट्स एट लेडिक सेल्स। LH कहाँ एक्ट करता है? लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है। L से LH, L से लेडिक सेल्स, L से LH, L से लेडिक सेल्स, याद रखो। स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। हमने अभी भी देखा था लेडिक सेल क्या काम कर रहे हैं? एंड्रोजन सिक्रीट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्म स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को और आगे बढ़ा देता है। FSH कहाँ एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। अब सर्टोली सेल का क्या काम था? सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि सर्टोली सेल क्या कर रहा था? न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा था। यहाँ पे तुम्हें एक डायग्राम दिखेगा, इस डायग्राम को ढंग से देखो। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनियम। अब आ जाते हैं सेकेंड पेज पे। अब यहाँ पे तुम ढंग से देखो, ठीक है, यहाँ पे तुम ढंग से देखो, इस पेज को तुम ढंग से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की गई है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की गई है, ठीक है। अब अगर तुम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखोगे जो तुम्हें यहाँ ढंग से दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखो पहले। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर है, फिर क्या है? एक्रोसोम, फिर क्या है? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियस तुम्हें दिख गया कहाँ पे? नेक तुम्हें दिख रही है, मिडल पीस दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है और टेल दिख रही है। मार्किंग के लिए कभी कभार पूछ सकते हैं। एक्रोसोम याद रखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस एक्रोसोम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इनमें क्या क्या पार्ट होते हैं? हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ठीक है। हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ये चार पार्ट होते हैं मेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करता है पूरी बॉडी ऑफ स्पर्म को। पूरी बॉडी ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में इलोंगेटेड हैप्लॉइड क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम में से कवर्ड होता है। एक्रोसोम्स में एंजाइम भरे पड़े होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। मिडल पीस की बात करूँ तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं मूवमेंट के लिए। अब स्पर्म मोटिलिटी बहुत एसेंशियल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये बात याद रखना। अगर हम देखें स्पर्म अच्छा है कि नहीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए या फिर असिस्टेड चाइल्ड बर्थ के लिए, तो तुम देखोगे मोटाइल है कि नहीं। तो मोटिलिटी बहुत एसेंशियल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ह्यूमन मेल कितना इजैक्यूलेट करता है एक समय पे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं एक बारी में, ठीक है। अब फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर वो फर्टाइल ह्यूमन है, फर्टाइल मेल है, तो 60% में नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए एंड 40% में विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटाइल होने चाहिए। और आगे चलते हैं। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट के जो सिक्रीशंस होते हैं वो एसेंशियल होते हैं मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। सेमाइनल प्लाज्मा की अगर बात करें तो वो अलोंग विद स्पर्म्स कंस्टिट्यूट सीमेन। तो सीमेन के दो हम पार्ट्स बोल सकते हैं, एक तो हो गया स्पर्म्स और दूसरा क्या हो गया? सेमाइनल प्लाज्मा। एक हो गया स्पर्म और एक हो गया सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। फंक्शन की बात करें मेल एसेसरी डक्ट की और ग्लैंड की, तो वो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन मेंटेन करके रखते हैं। और आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट की बात करें तो उस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। इसको ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। oogenesis कब इनिशिएट होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, बहुत पहले से डेवलप होने लग जाता है। When a couple of million gamete mother cells, कुछ मिलियन गैमीट मदर सेल्स जो होते हैं जिनको oogonia कहते हैं, वो फॉर्म होने लग जाते हैं विद इन ईच फीटल ओवरी। फीटस की ओवरी के अंदर वो फॉर्म होने लग जाते हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड बर्थ के बाद oogonia नहीं बढ़ते हैं, जितने थे उतने ही रहते हैं। अब ये सेल डिवीजन चालू कर देते हैं, एंटर कर देते हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन को एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड। तो ये अपना चालू करते हैं डिवीजन, प्रोफेज 1 में आ जाते हैं और वहां जाके टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब उसके आगे प्रोसीड नहीं करते हैं।
इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte स्टेज। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte स्टेज। ईच प्राइमरी oocyte की बात करें तो वो ग्रैन्युलोसा की लेयर से सराउंडेड होता है और उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स डीजेनरेट होने लग जाते हैं। तो प्यूबर्टी के समय खाली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही प्रेजेंट रहते हैं। प्यूबर्टी के समय 60K से 80K ही रह जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो दे आर सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। एक न्यू थीका भी आ जाती है एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। न्यू थीका मतलब न्यू लेयर आ जाती है और इसको फिर सेकेंडरी फॉलिकल हम बोलने लग जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें तो वो एक टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कहते हैं एंट्रियम। टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कहते हैं एंट्रियम। अब थीका लेयर की बात करें तो वो इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में डिवाइडेड होती है। इनर थीका नाम से पता चलना चाहिए इंटरना, आउटर थीका नाम से पता चलना चाहिए एक्सटर्ना। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस स्टेज में प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज, कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। वो होता है अनइक्वल डिवीजन। अब यहाँ क्या होता है? एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बन जाता है और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। अनइक्वल डिवीजन है तो अनइक्वल डिवीजन के बाद एक तो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा बड़ा और दूसरा प्राइमरी पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बनेगी? प्राइमरी पोलर बॉडी बन जाएगी। और आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी oocyte की अगर बात करें तो वो बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म को लेके रखता है। सेकेंडरी oocyte बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म को लेके रखता है। ठीक है। और आगे चलते हैं। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज? कोई एडवांटेज तुम सोच सकते हो? अब भाई सेकेंडरी oocyte को जरूरत है न्यूट्रिशन की, इसलिए वो अंदर रहता है, तो एडवांटेज यही है। एडवांटेज और क्या है? अच्छा खासा सफिशिएंट न्यूट्रिशन उसे मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी है सब कुछ उसे मिलने लगेगा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। अभी तक हमें ये पूरा अच्छे से नहीं पता कि फर्स्ट पोलर बॉडी का होता क्या है, हम ज़्यादा उसके बारे में श्योर नहीं है। टर्शरी फॉलिकल अब आगे जाके बनेगा ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी oocyte एक और नया मेम्ब्रेन फॉर्म कर देती है जिसको क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। याद रखना, ये चीज आ जाती है नीट में, बहुत बार आई है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, फट जाता है, टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम फ्रॉम ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम सिक्रीट कर देता है। अब यहाँ जो तुम्हें एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इसको ढंग से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स तुम्हें दिख रही हैं, मार्किंग के लिए हो सकता है पूछ लेंगे। टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है, एंट्रियम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसका। ग्राफियन फॉलिकल दिख रहा है, ओवम दिख रहा है, रप्चर हो गया ये। ठीक है। कॉर्पस लूटियम दिख रहा है और प्राइमरी फॉलिकल दिख रहे हैं। अब यहाँ डायग्राम देखो, नीचे जो फ्लो चार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, उससे बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन एंड माइटोसिस सबसे पहले हो रहा था। अब यहाँ पे तुम्हें प्राइमरी oocyte के बनने से पहले फीटल लाइफ दिख रही है, फिर चाइल्ड बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, फर्स्ट पोलर बॉडी कब निकली, सेकंड पोलर बॉडी कब निकली, एडल्ट लाइफ में निकली थी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला पार्ट जो बीच का ग्रीन सेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 46, 23, 23। 23 से हाफ मत कर देना, 46 से डबल मत कर देना कि भैया हम हाफ 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 करते चले जाएंगे, नहीं, हाफ एक ही बार हुआ है, उसके बाद हाफ नहीं हुआ है, 23 के 23 ही रहेंगे। ओवम तुम्हें लास्ट में दिख गया। अब आ जाओ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल से अभी तक के जितने क्वेश्चन आए ना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ग्राफ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैलेंडर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से हार्मोन्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ग्राफ के, कैलेंडर के, हार्मोन्स के सारे क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में, मंकी, एप और ह्यूमन बींग्स में, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फीमेल प्राइमेट्स में, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, पहले कब चालू होती है? प्यूबर्टी में, उसको कहते हैं मेनार्च, मेनार्च कहते हैं। और लास्ट वाली जो होती है उसे कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। तो हेल्दी फीमेल में 28 to 29 डेज में ये बार बार आनी चाहिए। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से, एक मेंस्ट्रुअल इवेंट से दूसरे तक के बीच की जो साइकिल होती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओवम कब रिलीज होता है? मिडल में, मतलब 14th डे के आसपास रिलीज होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम्हें ये टेबल देखनी है, ये फ्लो चार्ट ढंग से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स में से एक है इस पूरे चैप्टर का। इनफैक्ट पूरी क्लास 12th के सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स में से एक है। यहाँ वो बोल देते हैं मार्क द फॉलोइंग। यहाँ जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा मार्क द फॉलोइंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा लेबलिंग। तीसरा क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफिकेशन। चौथा क्वेश्चन आएगा डे एंड कैलेंडर, डे एंड कैलेंडर। ये सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे ऊपर तुम्हें दिखेगा LH, उसके यहाँ दिखेगा FSH। FSH देखो जब पीक आती है तो LH से नीचे ही रहता है, पीक के समय LH ऊपर आता है और FSH नीचे रहता है। पीक के समय LH ऊपर, FSH नीचे। ये और आगे चलते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ओव्यूलेशन तुम्हें दिख रहा है, ओव्यूलेशन 14th डे के आसपास हो रहा है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम दिख रहा है, रिग्रेसिव कॉर्पस लूटियम तुम्हें दिख रहा है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो ऐसे याद रखो, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन में 2 पीक्स आती हैं। ईस्ट्रोजन में 2 पीक्स आती है, एक यहाँ ओव्यूलेशन के समय और दूसरी बाद में। प्रोजेस्ट्रॉन में आफ्टर ओव्यूलेशन पीक आती है। प्रोजेस्ट्रॉन में पीक जो है वो आफ्टर 14th डे ही आती है। प्रोजेस्ट्रॉन में सिंगल पीक आती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन में 2 पीक्स आती है, प्रोजेस्ट्रॉन में सिंगल पीक आती है। प्रोजेस्ट्रॉन की पीक 14 डे के बाद आती है, लेटर स्टेजेस में। ईस्ट्रोजन की पीक एक 14 डे में आती है और एक बाद में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना है मेंसस, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है और यहाँ नेक्स्ट साइकिल बिगिन होगी। लूटियल फेस, फॉलिकुलर फेस, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं इसको स्ट्रेस नहीं कर सकता कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉलिकुलर फेज जो कि प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ल्यूटियल फेज जो कि सिक्रेटरी फेज होता है, ये तुम्हारा PYQ रह चुका है। 14th डे से पहले वाला प्रोलिफरेटिव फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। 14 डे के बाद वाला ल्यूटियल फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं। चलो मेजर इवेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे दिखा रखे हैं डायग्राम में, हमने ऊपर देख लिए मेजर इवेंट्स। अब मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो 3 to 5 डेज तक चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग की वजह से होता है। ब्लड वेसल्स वगैरह भी टूट जाती हैं। लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मतलब ओवम जो है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तभी मेंस्ट्रुएशन होती है। एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस था, वो ये कहता था मेंस्ट्रुएशन इज द फीमेल बॉडी और द वूम्ब विच इज क्राइंग ब्लडी टीयर्स, क्योंकि ओवम फर्टिलाइज नहीं हो सका, ऐसा, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, साइकिल स्किप हो गई तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो। ऑल्सो ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉजेज, स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकती है। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है? फॉलिकुलर फेज आता है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज आता है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आता है, ठीक है। अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो होता रहता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है और एंडोमेट्रियम की यूट्रस लेयर रीजनरेट होने लग जाती है, थिक होने लग जाती है एंड प्रोलिफरेट करने लग जाती है। ये ओवरी में चेंजेस भी आते हैं, यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। और ये क्यों आते हैं? लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन होता है, LH FSH, जो इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज में। ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। इन सब चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन में भी हेल्प करते हैं। LH और FSH की बात करें तो वो पीक को अटेन कर लेते हैं मिडिल ऑफ साइकिल 14th डे के आसपास। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH
क्या करता है, मैक्सिमम लेवल में हो जाता है मिड साइकिल में, इसे कहते हैं LH सर्ज। 14th डे के आसपास ये आती है, इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, LH सर्ज की वजह से। LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर, रप्चर को इंड्यूस करते हैं ये, ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है ताकि ओवम रिलीज हो सके, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है, LH सर्ज की वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, ठीक है। और आगे चलते हैं, ओवेरियन फेज की बात करें, ओव्यूलेटरी फेज की बात करें, वो फॉलोड अप होता है ल्यूटियल फेज के, मतलब इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। कॉर्पस लूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, वो एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। तो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है। सच एंडोमेट्रियम नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए, कि क्या पता फर्टिलाइज हो जाए तो इम्प्लांटेशन करानी है, तो इम्प्लांटेशन के लिए क्या जरूरी होता है, इम्प्लांटेशन के लिए थिक एंडोमेट्रियम लेयर जरूरी होती है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है, ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, अदर इवेंट्स, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस लूटियम टूटने लगेगा, डीजेनरेट हो जाएगा। ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की तरफ लीड करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है, एक न्यू साइकिल की शुरुआत होने लगती है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजेस सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र तक आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करती है, जो मेनोपॉज और मेनार्च के बीच में होता है। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के समय, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉइटस, सेक्स के समय सीमेन रिलीज होता है पेनिस के थ्रू इनटू वेजाइना, इंसेमिनेशन कहते हैं इसे। मोटाइल स्पर्म स्विम करते हैं जल्दी जल्दी और रीच करते हैं एम्पुलरी रीजन को, एम्पुला वाले रीजन को आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब का रीजन है, एम्पुलर रीजन, यहीं पे जाके सब कुछ आपका काम होना है। ओवम रिलीज बाय ओवरी आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुला, ओवम भी एम्पुला तक पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये PYQ है, फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करती है, तो एम्पुला में करती है। वेयर, तो एम्पुला, याद रखना एम्पुला में करती है, ठीक है। Fertilization can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो, एक साथ ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल सेक्स लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी, हर एक कॉइटस से, हर एक कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती इसी वजह से, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा, सबसे बाहर की लेयर कौन सी थी, जोना पेल्यूसिडा, तो स्पर्म जोना पेल्यूसिडा से इंटरेक्ट करता है। ये क्या करता है, एक चेंज आने लग जाता है मेम्ब्रेन में, इसकी वजह से एक मेम्ब्रेन में चेंज की शुरुआत हो जाती है, दैट ब्लॉक्स एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, मतलब बाकी सारे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए एसेंशियल होती है। Ensures only one sperm can fertilize an ovum, ये इंश्योर करेगा कि खाली एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, अब यहाँ से भी PYQ आया है, ये पूरी लास्ट की जो लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एक्रोसोमल सिक्रीशंस जो है उनका क्या यूज होता है, हेल्प इन स्पर्म एंटरिंग इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक्रोसोम अंदर घुसने में हेल्प करता है। अब यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है इसको देखो, सबसे बाहर आपको कोरोना रेडिएटा की लेयर दिख रही है, उसके अलावा तुम्हें जोना पेल्यूसिडा दिख रही है, ओवम सबसे अंदर है और पेरीविटेलाइन स्पेस है। पेरीविटेलाइन स्पेस किन के बीच में है, जोना पेल्यूसिडा और सबसे अंदर ओवम, इसके बीच में पेरीविटेलाइन स्पेस होता है। स्पर्म्स तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं। अब और आगे चलते हैं, अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जोना पेल्यूसिडा और एक्रोसोम और इन सब का क्या यूज था, ठीक है। अब दिस इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जैसे वो मेम्ब्रेन के साथ रिएक्ट करता है उसके बाद ही सेकेंडरी oocyte का जो दूसरा आगे का डेवलपमेंट होना था, मियोटिक डिवीजन होना था, उसको वो कंप्लीट करा देता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनईक्वल, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन अनईक्वल होता है,
ठीक है, यहाँ भी एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसको कहते हैं ऊटेड, हैप्लॉइड ओवम बनता है ऊटेड। ठीक है, सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और ओवम एक साथ मिल जाते हैं, जाइगोट बन जाता है। अब और आगे चलते हैं, क्रोमोसोम पैटर्न की बात करें तो XXXY, तो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन मेल्स की वजह से होता है। मेल्स में XX हो सकता है, XY हो सकता है। XY होगा तो बॉय, XX होगा तो गर्ल। तो बहुत सारे रूरल एरियाज में फीमेल्स को बोलते थे तुम्हारी वजह से बच्चा पैदा, तुम्हारी वजह से मेल चाइल्ड पैदा नहीं हुआ, तो फीमेल की गलती नहीं, मेल की वजह से होता है वो। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं फीमेल के, 50% चांसेस होते हैं मेल के। ठीक है, और आगे चलते हैं, Meiotic division starts at zygote through isthmus of oviduct called cleavage. Meiotic divisions होने लग जाते हैं, zygote जैसे जैसे मूव करता है isthmus of oviduct में, वहाँ क्लीवेज होने लग जाता है। क्लीवेज मतलब माइटोटिक डिविजन्स होने लग जाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स बनने लग जाते हैं जिनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। अब इससे पहले कि एम्ब्रियो कहाँ जाके इम्प्लांट होगा वो हम देखें, तुम ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट स्टेजेस दिख रहे हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखना, इसके बाद तुम्हें आगे का समझ आने लगेगा। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर तो यहाँ क्या है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर अगर होंगे तो उसे मोरिला कहेंगे। मोरिला में कितने होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर। मोरिला में कितने होते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, ये बात याद रखो। ठीक है, और आगे चलते हैं, मोरिला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरिला डिवाइड होते रहता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू यूट्रस, यूट्रस के और अंदर अंदर जाते जाते। ब्लास्टोमियर की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं वो एक लेयर में अरेंज होते हैं। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको कहते हैं इनर मास सेल्स। तो ब्लास्टोमियर जो अंदर होते हैं, ब्लास्टोमियर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है ट्रोफोब्लास्ट जो कि बाहर की लेयर है, और एक होती है अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स की लेयर जिन्हें कहते हैं इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, वो अटैच हो जाती है एंडोमीट्रियम से। ठीक है, और इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट होने लग जाता है। तो अंदर का सेल मास डिफरेंशिएट होता है और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर यहाँ एंडोमीट्रियम से जाके जुड़ जाती है। अटैचमेंट के बाद यूटेराइन सेल डिवाइड करने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी एंड ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड। तो ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में एम्बेड हो जाता है, वहां जुड़ जाता है, उससे कवर हो जाता है एक तरीके से। एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस में ये होता है, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, एंड ये प्रेगनेंसी की तरफ लीड कर देता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन और इसी की वजह से प्रेगनेंसी होती है। अब आ जाते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लग जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट में जिन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ट्रोफोब्लास्ट में बनते हैं जिन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये सराउंडेड होते हैं यूट्राइन टिश्यू से। कोरियोनिक विलाई किससे सराउंडेड होती है, यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, मम्मी के ब्लड और यूट्राइन टिश्यू से ये सब सराउंडेड होता है। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम्स इंटरडाइजिटेड विद ईच अदर। कोरियोनिक विलाई और मदर का जो यूट्राइन टिश्यू है वो एक दूसरे में घुल मिल जाता है। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर जॉइंटली फॉर्म करते हैं, मिला के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो फंक्शनल यूनिट होती है बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी। इसको कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा बना देता है, तो प्लासेंटा दोनों की वजह से बनेगा, कोरियोनिक विलाई की भी और यूट्राइन टिश्यू के बीच में भी, और ये मम्मी और बच्चे के बीच में एक बहुत ही इंटीमेट लेयर होती है, इंटीमेट फंक्शनल यूनिट होती है प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा क्या क्या करता है, सबसे पहले तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्लासेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू। अब एम्बेलिकल कॉर्ड क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ ले जाएगी, एम्ब्रियो से ले लेगी। ठीक है, प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां से ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है। तुमसे पूछा जाएगा प्लासेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, इज दिस ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं,
HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो अगर ब्लड स्ट्रीम में HCG दिख रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, या फिर HPL दिख रहा है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, तो इसका मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो वैसे भी दिख सकता है। In the later phase of pregnancy, hormone called relaxin is also secreted by ovary। तो पूछा जा सकता है रिलैक्सिन को सिक्रीट कौन करता है, तो रिलैक्सिन को सिक्रीट ओवरी करती है। Let us remember that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy। तो ये इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, HCG, HPL और रिलैक्सिन, वैसे नॉर्मली नहीं होता है प्रोड्यूस। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा, ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड में। मम्मी के ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल जैसे। ठीक है, और आगे चलते हैं। हार्मोन बहुत एसेंशियल होते हैं फीटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें प्लासेंटल विलाई दिख रहा है डायग्राम में, एम्बेलिकल कॉर्ड दिख रही है, एम्ब्रियो दिख रहा है, यूट्रस और योग सैक दिख रहा है। योग सैक देखो कितना छोटा है, रिग्रेस्ड होता है, बहुत छोटा होता है। अब प्लग ऑफ म्यूकस दिख रहा है सर्विक्स में। और आगे चलो, अब यहाँ पे क्या दिया है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास जो था, जो कि एम्ब्रियो है, इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट कर जाता है आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म में। इनर सेल मास दो चीज में डिवाइड हो जाता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। ठीक है, और मीसोडर्म भी बनने लग जाती है दोनों के बीच में। ये तीन लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स इन्हीं चीजों से बनते हैं। अब क्या है, इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। इनर सेल मास में कुछ सेल होते हैं जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं, वो हर टाइप के टिश्यू और ऑर्गन को बनाने की क्षमता रखते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलती है। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस क्या है, लिसनिंग टू हार्ट साउंड से पता चल सकता है थ्रू स्टेथोस्कोप। सेकेंड मंथ की बात करें तो फीटस डेवलप करेगा लिम्ब और डिजिट्स। ये पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैरा मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। ठीक है, कि किस मंथ में क्या क्या हो रहा था, किस मंथ में कितनी प्रोग्रेस हुई थी, फीटस का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है, सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है, फीटस डेवलप कर रहा है लिम्ब और डिजिट्स को। 12 वीक्स के एंड में क्या हो रहा है, 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट की बात करें और अपीयरेंस ऑफ हेयर की बात करें, सर पे हेयर आने लग जाए, बाल आने लग जाए, फर्स्ट मूवमेंट होने लग जाए, तो 5th मंथ के आसपास होता है। ठीक है, 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में आते आते बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल उगने लग जाते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं, और 9 मंथ के एंड में फीटस फुली डेवलप होके डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन ये लास्ट चीज है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है अपनी, खत्म ही है, बस खत्म मानो, ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अब आ जाते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में। एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने, अभी हमने देख लिया, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का प्रेगनेंसी के एंड में, जिससे डिलीवरी ऑफ फीटस हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ को कहते हैं पार्चुरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन PYQ भी है और ये लाइन आपका ट्रू एंड फॉल्स में भी आती है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, कैसा, न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन भी और न्यूरोलॉजिकल भी। ठीक है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है, फीटस से ओरिजिनेट होता है। प्लासेंटा इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटस और प्लासेंटा बताते हैं कि भाई बच्चा पूरा डेवलप हो गया है और अब समय आ गया है। फीटस एंड प्लासेंटा बताते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स चालू हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लग जाते हैं। ऑक्सीटोसिन इसकी वजह से रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से। तो ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल में एक्ट करता है और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं, इनिशिएट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को। कौन, ऑक्सीटोसिन। ये फर्दर सिक्रीशन करता है ऑक्सीटोसिन का। तो पहले ऑक्सीटोसिन होता है, चेन इवेंट चालू हो जाता है, चेन साइकिल। पहले ऑक्सीटोसिन, फिर उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन चालू है, फिर उसकी वजह से दोबारा ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज हुआ।
The stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑक्सीटोसिन निकला, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से चलता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक्सपल्शन ऑफ बेबी की तरफ ये लीड करते हैं थ्रू बर्थ कैनाल, जिसे कहते हैं पार्चुरेशन। प्लासेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है बच्चे के पैदा होने के बाद, ठीक है। मैमरी ग्लैंड की बात करें तो वो डिफरेंशिएशन अंडरगो करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोड्यूसिंग मिल्क चालू कर देते हैं, मिल्क प्रोडक्शन चालू कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। लैक्टेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है, ठीक है। न्यूबॉर्न को फीड करने में हेल्प करते हैं। इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क पैदा होता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बहुत न्यूट्रिशनल होता है। इसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर हेल्दी बेबी। तो कोलेस्ट्रॉम जो इनिशियली होता है उसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं, कौन सी होती है, क्या होती है, वो तुम पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में इम्यूनिटी के समय, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया।